नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की नदियां पढ़ रहे थे और राजस्थान की नदियों में हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदी पढ़ रहे थे, ठीक है। और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में हमने एक नदी पढ़ी थी, लूनी नदी। और लूनी नदी में हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखा था। अब सहायक नदियों की बात करेंगे। लूनी नदियों में आगे चलें तो हम लूनी नदी की सहायक नदियों में देखेंगे। तो देखिए आप, लूनी नदी में आगे के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, लूनी नदी में मैंने तो बांध बताया था आपको। तो लूनी नदी में बांध के बारे में बताता हूँ। देखिए, बांध की बात करें तो लूनी नदी में देखिए, लूनी नदी पर बांध कौन कौन से हैं। एक तो आप ध्यान रखेंगे सर, नाकोड़ा बांध, ठीक है। और एक बात बताया मैंने, पीचाग बांध, जिसको हम जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। पीचाग बांध को हम ये दोनों ही बांध किस पर है, तो आप बताएंगे सर ये लूनी नदी पर। ये दोनों ही बांध किस पर है? लूनी नदी पर है। बात समझ पा रहे? तो ये डायरेक्ट लूनी नदी पर है। एक तो देखिए, पीचाग बांध तो कहाँ था? जसवंत, ये तो जोधपुर में था। ये कहाँ है? जोधपुर में है। और ये कहाँ था? बाड़मेर में। ये दोनों बांध लूनी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो लूनी नदी के अलावा मैंने एक बात और बताई थी कि सहायक नदियों वाले बांध भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे वाले बांध देखिए आप, बांध एक ध्यान रखेंगे, हेमावास बांध। हेमावास बांध कौन सी नदी पर स्थित है? हेमावास बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो मैंने बताया था आपको, बांडी नदी पर स्थित है। बांडी नदी पर स्थित है हेमावास बांध, जो बांडी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। एक बांध मैंने बताया था आपको, कौन सा? बांकली बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सूकड़ी नदी पर स्थित है। और सूकड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। यही बात थी। इसके बाद में आप बांकली के बाद में एक बात बताया मैंने, जवाई बांध बताया था, ठीक है। जवाई बांध कौन सी नदी पर स्थित है? जवाई नदी पर स्थित है। और जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो मैंने बता दिया, लूनी की सहायक नदी। तो ये बांध तो है, लेकिन देखिए आप, इन बांधों के बाद दो तो मुख्य नदी पर है। ये दो तो क्या है? मुख्य नदी पर। ये तीन बांध है, इनकी सहायक नदियों पर है। और दो बांध इसकी मुख्य नदी पर है। टोटल कितने बांध है? 5 बांध है, ठीक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बांध कौन सा? जवाई बांध है, ठीक है। जवाई बांध की हम बात करते हैं। देखिए आप, अब मैं बात करता हूँ जवाई बांध की। तो आप ध्यान से देखिए, जवाई बांध कहाँ स्थित है? सुमेरपुर पाली में स्थित है। सुमेरपुर पाली में स्थित है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखिए आप। सुमेरपुर पाली में स्थित है, नदी कौन सी है? जवाई नदी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं वो ध्यान रखना है। 13 मई 1946 में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह के समय इस बांध का निर्माण करवाया गया था। इसका क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था, ठीक है। किसकी देखरेख में करवाया गया? तो आप ध्यान रखेंगे, देखरेख की अगर मैं बात करूं, किसके देखरेख में करवाया था? तो आप ध्यान रखेंगे, ये बांध किसकी देखरेख में? इंजीनियर एडगर फर्ग्यूसन की देखरेख में करवाया गया था। इंजीनियर एडगर फर्ग्यूसन की देखरेख में महाराजा उमेद सिंह के समय इस बांध का निर्माण करवाया गया था। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ग्रेनाइट से एकमात्र ऐसा बांध जो ग्रेनाइट से
निर्मित एकमात्र ऐसा बांध जो राजस्थान का ग्रेनाइट से निर्मित बांध है। ठीक है, किसके समय बना, इसमें जलापूर्ति कहाँ से होती है, देखिए आप इसमें और बात करते हैं। इसमें जलापूर्ति कहाँ से होती है तो आप ध्यान रखेंगे, जलापूर्ति किससे होती है, उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है सही बांध से, सही बांध का पानी इसमें डाला जाता है। उदयपुर में एक बांध है, सही बांध है, उस सही बांध का पानी किस में डाला जाता है, जवाई बांध में डाला जाता है। किसके द्वारा डाला जाता है तो आप देखिए किसके द्वारा डाला जाता है, सही जल सुरंग, सही जल सुरंग द्वारा पानी डाला जाता है। प्रथम सबसे पहले कब डाला गया था, 1977 में इसमें सबसे पहले पानी डाला गया था, सबसे पहले पानी 1977 में डाला गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सही बांध का निर्माण 1971 में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका बांध का निर्माण 1971 में किया गया था, लेकिन इस बांध का पानी, सही बांध का पानी, सही बांध सही नदी पर उदयपुर में स्थित है। ठीक है, सही बांध का पानी सबसे पहले कब डाला गया था जवाई बांध में, तो आप बताएंगे सर 1977 में डाला गया था, सही जल सुरंग द्वारा। ठीक है, सही जल सुरंग द्वारा। अब देखिए सही जो जल सुरंग है ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, प्रथम जल सुरंग। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी है तो आप बताएंगे, सही जल सुरंग। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी है, सही जल सुरंग। कितने किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है। ठीक है, ये पहाड़ी को काटकर एक सुरंग बनाई गई है, इस सही जल सुरंग द्वारा जवाई बांध में पानी डाला जाता है। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात एक ध्यान रखेंगे, सही जल सुरंग की बात तो ध्यान रखेंगे, नोट में एक बात और ध्यान रखेंगे, नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, देवास जल सुरंग राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। ये तो राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग है, लेकिन देवास जल सुरंग राजस्थान की, देवास जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है तो आप बताएंगे सर देवास है। ये देवास कितनी है तो आप बताएंगे 11.5 किलोमीटर स्थित है। और कहाँ स्थित है, उदयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम आएगी, ये साबरमती नदी का पानी, ये जो सुरंग है ये साबरमती नदी का पानी उदयपुर की झीलों में डालने के लिए किया गया है। ठीक है, तो साबरमती नदी का पानी उदयपुर की झीलों में डालने के लिए, साबरमती नदी का पानी उदयपुर की झीलों में डालने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया है। जो देवास जल सुरंग है ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। जबकि राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है तो आप बताएंगे सही। और सही से क्या होता है, सही से जवाई बांध में पानी डाला जाता है। जवाई बांध राजस्थान का मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो ग्रेनाइट से निर्मित बांध है और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इस बांध से पश्चिमी राजस्थान को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। ठीक है, ये बात आप पे जलापूर्ति होती है। ठीक, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। लूनी नदी के बांधों के बारे में स्पेशल बांध आप ध्यान रखेंगे। जवाई बांध कहाँ स्थित है, क्या क्या विशेषता है जवाई बांध की, तो मैंने बता दी जवाई बांध की विशेषता क्या है। ठीक है, जवाई बांध की मुख्य रूप से विशेषता ये ध्यान रखनी है, ये विशेषता आपको जरूर ध्यान रखनी है जवाई बांध के बारे में। ठीक है, ये विशेषता आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जवाई बांध के बारे में समझ पाए होंगे। अब आगे बात करते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों की। मैं बात करूँ लूनी नदी की सहायक नदी, लूनी नदी की सहायक नदियों में नंबर 1 में बात करूं लीलड़ी। देखिए लीलड़ी नदी की मैं बात करूं तो लीलड़ी सोजत पाली से निकलती है। ठीक है, तो आप बताएंगे एक बात तो इसमें ध्यान रखेंगे, सोजत पाली से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। प्रथम सहायक नदी है, सहायक नदी, लेकिन कौन सी, प्रथम सहायक नदी है। लीलड़ी नदी लूनी नदी की प्रथम सहायक नदी है। बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। पाली से निकलती है और पाली जोधपुर की सीमा में लूनी नदी में मिल जाती है। मैं बात करूँ बांडी की, मुख्य नदियों की बात करते हैं। बांडी नदी के बारे में आप ध्यान रखेंगे।
ये हेमावास पाली से निकलती है, हेमावास पाली से निकलती है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, ये हेमावास पाली से निकलती है, ठीक है। हेमावास पाली से निकलती बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो लूनी नदी की ऐसी कौन सी नदी है जो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? और इसी नदी पर पाली शहर स्थित है। कौन सा शहर है? पाली शहर स्थित है। पाली शहर इसी नदी पर स्थित है, हेमावास पाली पर। ये और लूनी नदी की सहायक नदियों में सबसे प्रदूषित नदी यही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्रदूषित नदी है, ठीक है। पाली नदी में, पाली जिले में सर्वाधिक कल कारखाने इस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये सबसे प्रदूषित नदी है लूनी नदी की सहायक नदियों में। और राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान की बड़ी सूती वस्त्र उमेद ये क्या है? सूती वस्त्र मेल है। राजस्थान की महाराजा उमेद सिंह, पूरा नाम ध्यान रखेंगे आप, महाराजा उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह यह राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, वो इस नदी के किनारे स्थित है। इसी कारण इस नदी का पानी क्या है? प्रदूषित है, ठीक है। इस कारण इस नदी को प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इस नदी को प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है, प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहते हैं, ठीक है। यही से प्रदूषित या रासायनिक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, रासायनिक नदी या प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। इस पर एक बांध बताया था, उसको बांध का नाम क्या है? हेमावास बांध है। हेमावास बांध भी है इस नदी पर, पाली में इस नदी पर कौन सा बांध है? तो आप ध्यान रखेंगे हेमावास। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते इस वर्तमान समय में, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट हर चीज़ के क्लियर करने पड़ेंगे। सुमलेखित कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बांध का नदियों में आ सकता है, नदियों का झीलों में क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। भौतिक स्वरूप का क्वेश्चन, मिट्टियों से संबंधित आगे मिला के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कमांड क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे प्रदूषित नदी, उमेद, सूती वस्त्र मेल। देखिए ये देखिए सूती वस्त्र मेल आ गई, ये दूसरे टॉपिक की बात है। लेकिन ये कौन सी नदी पर स्थित है? बांडी पर। शहर की बात पूछ रही है, पाली शहर कौन सी नदी पर है? तो मैं लास्ट में आपको शहर भी बताऊंगा, कौन सा शहर कौन सी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे इस बात को, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आप थोड़ा सा मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। बांडी नदी की बात में हम बात करते हैं और सहायक नदियों में। आगे देखिए आप, जवाई नदी, इसको ध्यान रखेंगे। लोनी की सबसे लंबी सहायक, लोनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बात करेंगे जवाई नदी है। जवाई नदी कहाँ से निकलती है? बाली तहसील गोरिया गांव पाली जिले से निकलती है, यही बात है। बाली तहसील गोरिया गांव पाली जिले से निकलती है और ये लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदी कौन सी? लूनी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी इसकी लूनी की सहायक, एक तो मैंने खारी बताई थी और एक बताई थी मंथाई और खारी नदी। ये किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी। यानी आप कह सकते हो खारी नदी जवाई नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये जवाई नदी, खारी नदी और मंथाई नदी जवाई की सहायक है। लेकिन जवाई अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये फिर किसकी सहायक होगी? खारी की सहायक होगी। लेकिन फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से किसकी सहायक है? जवाई नदी की सहायक है। इनडायरेक्ट रूप से लूनी की सहायक नदी है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो जवाई नदी के बारे में आप ध्यान रखेंगे इतनी बात कि जवाई नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जवाई के बाद में आप क्या ध्यान रखेंगे? देखिए आप जवाई के बाद में आप ध्यान रखेंगे किसकी बात करें? देखिए आप खारी नदी को इतना ध्यान रखेंगे, खारी कहाँ से निकलती है? शेरगांव सिरोही से निकलती है। मंथाई कहाँ से निकलती है? पाली से निकलती है। ये कहाँ पड़ता है? शेरगांव सिरोही में। बस इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे मैं बात करता हूँ, अगली नदी की मैं बात करूँ तो देखिए सूकड़ी नदी की बात करें। सूकड़ी नदी की मैं बात करूँ, सूकड़ी नदी देसूरी
देसूरी पाली से निकलती है और शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। सूखड़ी नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। सागी नदी की मैं बात करूँ तो सागी के बारे में ध्यान रखेंगे। सागी के बारे में ये ध्यान रखेंगे, सर ये अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी है। लूनी की अंतिम सहायक नदी कौन सी? सागी नदी है। कहाँ से निकलती है? जालोर से। जालोर में कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा। जसवंतपुरा से निकलती है, ठीक है, सागी नदी। ये सागी है, साबी अलग है। साबी तो मैंने आंतरिक प्रवाह में बताई थी, ये साबी अलग है, ठीक है। और ये सागी है। सागरमती लूनी में मिलती है, वो है। आगे आएगी साबरमती, वो हम पढ़ेंगे, खंबात की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। तो साबी अलग है, सागी अलग है, सागरमती अलग है, साबरमती अलग है। ये साबी तो मैंने बढ़ा दिया आपको, जो अलवर से बहती है। अलवर की सबसे लंबी नदी सेवर की पहाड़ी से जाती है, ठीक है, हरियाणा में। सागी नदी अभी जस्ट देखी है आपने। सागरमती लूनी की वितरिका है और साबरमती जो पश्चिम खंबात की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम भाग में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि आप कह सकते हो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो ये अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो सागी अंतिम सहायक नदी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब मैं बात करूँ एक झोझड़ी नदी की बात करूँ। झोझड़ी नदी तो कहाँ से निकलती है? तो नागौर से निकलती है। नागौर में पांडलू गांव की पहाड़ी से निकलती है। पांडलू गांव की पहाड़ी से एकमात्र ऐसी नदी, इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। अरावली से उद्गम नहीं। लूनी की सहायक नदियों में इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। बाकी लूनी की सहायक नदियों का सभी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे सर अरावली से होता है, ठीक है, अरावली से होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस पर एक वाटर पार्क मैंने बता दिया आपको, वाटर पार्क वो ध्यान रखेंगे। वाटर पार्क मैंने बता दिया, ठीक है। ये कहाँ मिलती है ये भी मैंने बता दिया पिछली क्लास में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने कुछ फैक्ट बता दिया आपको। पहली सहायक कौन सी है, दूसरी सहायक कौन सी है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, शुष्कता के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, ठीक है, प्रदूषित नदी कौन सी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्रम अंग का ध्यान रखें, ऊपर से दक्षिण क्रम ध्यान रखेंगे। फिर पहले कौन सी है? लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, जवई, ठीक है। और फिर सागी और ये सब इधर है। ये और ये झोझड़ी कैसे है? एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में दाएं भाग से मिलती है। और लूनी नदी में दाएं भाग से मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी झोझड़ी नदी है। बाकी सब नदी लूनी की सहायक नदियों हैं, लेकिन वो कहाँ मिलती है? बाईं ओर से मिलती हैं। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और एक क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे, नेहड़। नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, क्या? नेहड़। नेहड़ लूनी नदी जालोर जिले में एक दलदली भाग का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? नेहड़ के नाम से जानते हैं। लूनी नदी जालोर में क्या करती है? दलदली भाग का निर्माण करती है। दलदली भाग का निर्माण करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? नेहड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि जालोर में लूनी नदी को क्या कहते हैं? रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं। पुष्कर में साकरी के नाम से जानते हैं। अंतः सलीला कालिदास जी ने कहा है, ठीक है। तो लूनी नदी के बारे में इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। इस पर कौन सी सभ्यता है? तो बाड़मेर में एक सभ्यता तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है कौन सी नदी पर? लूनी नदी पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब मैं कुछ बातें आपको नोट में और बता देता हूँ। देखिए आप कुछ, हम नेहड़ से एक बात याद आई है, बीहड़। बीहड़ क्या होता है? ठीक है। बरड़ क्या होता है? बीड़ क्या होता है? बेड़ा क्या होता है? बेरा क्या होता है? ठीक है। बरड़ क्या होता है? ठीक है। बांगड़, वागड़, रोही,
ठीक है, रोही, ठीक है, रोही, जोहड़, ठीक है। अब देखिए बीहड़ की मैं बात करूं, बीहड़ तो क्या है कि चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी द्वारा बनाई गई उत्खात स्थलाकृति को बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी एक उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है। उत्खात, उबड़ खाबड़ यानी उत्खात स्थलाकृति। चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है, उबड़ खाबड़ का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? बीहड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बर्ड क्या है? बूंदी में पथरीला भाग है। बूंदी जिले में पथरीला भाग। बीड़ क्या है? बीड़ शेखावाटी में घास के मैदान। शेखावाटी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। बीड़ा किसे कहते हैं? ढूढ़ाड़ में। ढूढ़ाड़ में घास के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़ा कहते हैं। बेरा किसे कहते हैं? बेरा कहते हैं ढूढ़ाड़ में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो बेरा कहते हैं। बागड़ क्या है? शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ भी कहते हैं। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ भी कहते हैं। ठीक है, वागड़ किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़। ठीक है, कांठल अलग चीज है। कांठल प्रतापगढ़। कांठल किसे कहते हैं? कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं। कांठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से भी जानते हैं। रोही क्या है? अरावली की ढालों पर घास के मैदान को क्या कहते हैं? रोही के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरावली की ढालों पर जो घास के मैदान उसको रोही के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रोही बाणगंगा नदी की बेसिन को भी रोही के नाम से जानते हैं। मैं लिख देता हूँ, बाणगंगा बेसिन को भी क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, बाणगंगा नदी पढ़ेंगे। बाणगंगा नदी बेसिन को भी क्या कहेंगे? रोही कहेंगे। ठीक है, जोहड़ क्या है? जोहड़ शेखावाटी में कुओं को जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। तली शेखावाटी में पक्के कुओं को तली कहते हैं। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। बीहड़ क्या है? बेड़ क्या है? ठीक है, बरड़ क्या है? बीड़ क्या है? बीड़ा, बेरा, बागड़। ठीक है, भाबर क्या है? भाबर क्या होता है? भाबर नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाकर किसे कहते हैं? भाकर सिरोही में अरावली की पहाड़ियों को, किसको? अरावली की पहाड़ियों को सिरोही में क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे सर, सिरोही में अरावली की पहाड़ियों को भाकर के नाम से जानते हैं। भावर किसे कहते हैं? ठीक है, भावर कंकड़ पत्थरों को कहते हैं। ठीक है, भोमट क्या है? सिरोही प्लस उदयपुर प्लस डूंगरपुर में सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर भील जनजाति का आधिक्य पाया जाता है उसे भोमट के नाम से जानते हैं। ठीक है, गिरवा क्या है? गिरवा उदयपुर के चारों ओर से गिरी हुई पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जानते हैं। मगरा क्या है? मगरा ठीक है, उदयपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों को मगरा के नाम से जानते हैं। मगरा एक भेड़ की नस्ल भी है, यानी मगरा पहाड़ी भी है उदयपुर में, और मगरा एक भेड़ की नस्ल भी है। मगरा एक भेड़ की क्या है? नस्ल भी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मगरा एक भेड़ की नस्ल भी है और उदयपुर में पहाड़ियों को भी मगरा कहते हैं। ठीक है, गिरवा उदयपुर के चारों ओर से घिरी पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देशहरो क्या है? देखिए आप ध्यान से देखिए, आप देशहरो क्या है? देशहरो क्या है? रागा और जरगा प्लस रागा पहाड़ी।
जरगा और रागा पहाड़ी के बीच है हरा भरा क्षेत्र। जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में हरा भरा क्षेत्र कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर में हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देश हरों के नाम से जाना जाता है। राठी किसे कहते हैं? राठी, राठी तो आप ध्यान रखेंगे, राठी किसे कहते हैं? राठी एक गाय की नस्ल भी है और 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को राठी कहते हैं। ठीक है, 25 सेमी कम वर्षा वाले क्षेत्रों को राठी कहते हैं, जबकि ये गाय की नस्ल भी है राठी। ठीक है, तली किसे कहते हैं? तली, तो तली किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे सर तली किसे कहते हैं। ठीक है, बीकानेर के, ठीक है, बीकानेर के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? तली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और थली किसे कहते हैं? थली। बीकानेर के दक्षिण भाग को, बीकानेर यानी मारवाड़ के दक्षिण भाग, बीकानेर के दक्षिण भाग को, और ये बीकानेर का क्या? उत्तरी भाग है। बीकानेर के उत्तरी भाग को, बीकानेर जोधपुर है उसके उत्तरी भाग को हम कहते हैं तली, और थली किसे कहते हैं? बीकानेर और जोधपुर है उसके दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? इसमें आप जोधपुर भी ले लेना। ठीक है, बीकानेर जोधपुर ये उत्तरी भाग को कहते हैं, और ये किसको कहते हैं? दक्षिण भाग को कहते हैं। बात समझ पा रहे? तो ये आप कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, वांगड़ क्या है, रोही क्या है, ऐसे कुछ यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा क्षेत्र क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, यहाँ से मैंने बताया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे क्या क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में आप ये ध्यान रखेंगे ये क्या है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि लूनी नदी, ये सहायक नदी हमने पढ़ ली, लूनी पर बांध पढ़ ली। अब कुछ मैं और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से, आप ध्यान से देखिए। आप हम पढ़ रहे हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ पढ़ रहे हैं। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में आगे वाली नदी हम देखें तो एक बात ध्यान रखेंगे, आगे वाली नदियों की मैं बात करूँ, अरब सागर की ओर जाने वाली, अरब सागर की ओर जाने वाली नदी में आगे वाली नदी में देखने जा रहा हूँ, तो देखिए आप ध्यान से, पश्चिम बनास, पश्चिम बनास, पश्चिम बनास नदी। ठीक है, अब देखिए पश्चिम बनास नदी से क्वेश्चन क्या आता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, पश्चिम बनास नदी के बारे में ये ध्यान रखना है। देखिए आप, पश्चिम बनास नदी है, ये देखिए पश्चिम बनास नदी की बात करें। ठीक है, तो पश्चिम बनास नदी कहाँ से निकलती है? सिरोही से निकलती है, नया सोनवरा गांव से निकलती है, सिरोही से। और सिरोही में निकलने के बाद में ये देखिए आप, ये देखिए आप, नया सोनवरा सिरोही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिरोही से। नया सोनवरा, नया सोनवरा गांव सिरोही से निकलती है। ठीक है, इस पर एक बांध ध्यान रखेंगे, दो बांध आप ध्यान रखेंगे, मैं लिख देता हूँ। एक तो गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी के नाम से जानते हैं गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखेंगे, इस पर बनास बांध स्थित है। दो बांध हो गए, बनास बांध और गोकुल भाई भट्ट, ये दोनों ही कहाँ? सिरोही में। ठीक है, फिर ये गुजरात में जाती है, गुजरात में इस पर दिशा शहर स्थित है, गुजरात का दिशा शहर स्थित है इस पर, गुजरात का दिशा शहर स्थित है। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी पर है, और दिशा शहर कौन सी? पश्चिम बनास नदी पर है। इसके बाद में ये नदी आगे जाती है और एक कहाँ? कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। अगर कच्छ की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो कच्छ के रण में गिर जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इतनी बात ध्यान रखें कि कहाँ से निकल रही, कहाँ गिर रही है। ठीक है, प्रवाह देखिए राजस्थान से कहाँ जाती है? गुजरात में जाती है, गुजरात से कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नया सोनवरा। और इसमें देखिए आप एक बात ध्यान रखें, इसमें गोलन, धारवेल, ठीक है, गोलन, धारवेल, सुकली, जैसे सीपू भी कहते हैं,
ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ये तीनों ही क्या है, सहायक नदियाँ हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, सहायक नदियाँ। ठीक है, गोलन, धारवेल, सूकली। सूकड़ी अलग है, ये सूकली है, वो सूकड़ी अलग है, ये सूकली है, सीपू भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सहायक नदी ध्यान रखनी, कहाँ से निकलती, कहाँ गिर रही है। ठीक है, कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, माउंट आबू, देखिए माउंट आबू इस नदी के किनारे स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं शहर की बात करूँ तो माउंट आबू शहर इस नदी के किनारे स्थित है। आप ये भी ध्यान रखें, माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और गुजरात का दिशा शहर स्थित है। दो शहर आपको ध्यान रखेंगे, दो बांध ध्यान रखने हैं। कहाँ निकलती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है। ऐसे ही सहायक नदियों के क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित करो कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी, ये सुमेलित में क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलें, बात समझ पा रहे, देखिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में आगे हम चले, तो देखिए आप एक बात ध्यान रखें, अगली वाली नदियों की मैं बात करूँ तो साबरमती, साबरमती नदी। मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा डिफरेंस कि साबरमती, सागरमती, खारी, एक दो खारी आएंगी, ईरू, ईज, मानसी, मानसी, बांडी, बांडी, अलग अलग नाम आएंगे, नाम सेम आएंगे लेकिन अलग अलग सहायक नदियां हैं इनकी। ठीक है, ये अलग अलग नदियों की सहायक नदियां, तो वहाँ मैं कन्फर्म करूँगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। लास्ट में एक बार हम सभी नदियों को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे खारी किस किस की सहायक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो साबरमती नदी की मैं बात करूँ, देखिए ये 5 रेताओं से निकलती है। ये इस नदी का उद्गम झाड़ोल तहसील पदराला गांव से होता है, लेकिन ये गुजरात के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम झाड़ोल, झाड़ोल तहसील पदराला गांव, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। ये महत्वपूर्ण गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है। ये भी एक प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है, क्योंकि इस नदी पर क्या है, कल कारखाने, कल सूती वस्त्र मिल के कल कारखाने सर्वाधिक हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रदूषित नदी है। इसका महत्व गुजरात के लिए, लेकिन उद्गम इसका कहाँ से होता है, राजस्थान से होता है। अब देखिए इसमें कुछ बातें हम करते हैं साबरमती में। देखिए साबरमती में एक बात क्या ध्यान रखना, देखिए आप, साबरमती नदी खिरात क्षेत्र में जाकर इनकी 5 वितरिकाएं मिल जाती है। ठीक है, और इस साबरमती नदी पर देखिए आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है। देखिए आप, मैं उदयपुर से मिला लेता हूँ। ये पूरा पानी खिरात क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, देखिए ये नदी है, इस नदी का नाम क्या है, हाथमती। ये है सही, ये है वाकल, ये है मानसी, मासी, ये है वेत्रक। कितनी वितरिका होगी, 5। कितनी वितरिका होगी, 5। ये 5 वितरिकाएं हैं, इन 5 वितरिकाओं से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम है साबरमती। इस नदी का नाम क्या है, साबरमती, साबरमती नदी है। बात समझ पा रहे, इस नदी का नाम क्या है, साबरमती, जो 5 वितरिकाओं से निकलती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी, सही नदी है। ठीक है, ये सही नदी निकलती है झाड़ोल तहसील से। ठीक है, झाड़ोल तहसील से निकलती है। ठीक है, और ये निकलती है फुलवारी की नाल से, फुलवारी की नाल से निकलती है।
ठीक है। बाकी ये सब नदियाँ उदयपुर से निकलती है, लेकिन छोटी वितरिका है। इन वितरिकाओं का पानी खिराज में मिलता है। खिराज गुजरात के पास में, खिराज क्षेत्र गुजरात में इसका पानी मिलता है। ठीक है। और ये मुख्य नदी बन जाती है कौन सी? साबरमती नदी, जो गुजरात के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हाँ, इस पर एक बात ध्यान रखेंगे आप, अहमदाबाद शहर स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद शहर स्थित है। ठीक है। और एक साबरमती आश्रम इसी नदी पर स्थित है। साबरमती आश्रम इसी नदी पर स्थित है। साबरमती आश्रम गुजरात में इसी नदी पर स्थित है। ठीक है। साबरमती आश्रम इसी नदी पर स्थित है। और ये साबरमती नदी गुजरात के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ गिरती है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है अंत में। तो दो शहर आप ध्यान रखेंगे, तो साबरमती आश्रम ध्यान रखेंगे, एक अहमदाबाद शहर ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद शहर के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। अहमदाबाद शहर को क्या कहते हैं? राजस्थान का, सॉरी, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। आप देख लीजिए आप इस बात को, ये देखिए आप, ये पदराला गांव से निकलते हुए, ठीक है, लेकिन ये 5 वितरिकाओं से निकलते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कौन सा शहर है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसी सही नदी पर सही बांध बनाए गए हैं। ठीक है। और उस सही बांध से जवाई बांध को जलापूर्ति होती है। और इन सब बाकी सब नदियों का पानी उदयपुर की झीलों में डालने के लिए देवास जल स्रोत का निर्माण किया गया है, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल स्रोत है। ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी वितरिकाओं से निकल रही, कौन से शहर स्थित, कहाँ गिरती है। बात समझ पा रहे? पानी कहाँ मिल रहा है? खिराज क्षेत्र के पास में। गुजरात में सभी नदियों का पानी आपस में मिल जाता है। ये छोटी वितरिका है। ठीक है। कहाँ निकलती है ये आपके सामने है लिखा हुआ, कहाँ निकलती है। बात समझ पा रही? ये भी एक क्या? प्रदूषित नदी, क्योंकि अहमदाबाद शहर स्थित है। और अहमदाबाद शहर, ठीक है, कपड़ा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ कल कारखानों से जो पानी निकलता है उससे प्रदूषित हो चुकी है नदी वर्तमान में। ठीक है। देखिए, राजस्थान, भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित या दूषित नदी कौन सी है? तो दूषित नदी की मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा दूषित नदी, ये प्रदूषित और दूषित नदी के अलग अलग डेफिनेशन है। प्रदूषित, ये प्रदूषित है। ठीक है। और प्रदूषित के साथ साथ में कल कारखानों से ये क्या है? दूषित भी हो गई है। इसका पानी क्या? खराब हो गया, दूषित हो गया। लेकिन मैं बोलूँ भारत की सबसे बड़ी प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आप बताएं, गंगा नदी है। वर्तमान में तो गंगा प्रदूषित नदी नहीं है, क्योंकि इसमें सफाई कर दी गई है। और वर्तमान में भी सफाई के अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेरा मकसद आपसे ये पूछना है कि भारत की सबसे दूषित नदी कौन सी है? प्रदूषित तो गंगा थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है? दूषित नदी से, यानी दूषित नदी का मतलब है जिसका पानी खराब हो। ठीक है। यानी कल कारखानों से पानी खराब हो, तो वो कौन सी? दामोदर नदी है। दामोदर नदी और श्रवण रेखा नदी, ये दोनों ही क्या है? दूषित नदी है। उसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है। इतने जैविक कल कारखाने हैं कि वहाँ पर वनस्पति भी खत्म हो गई, पानी इतना खराब हो गया। ठीक है। तो उसे जैविक मरुस्थल का उदाहरण माना जाता है, या जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई किसको? दामोदर नदी को। ठीक है। और इसमें देखिए बात अहमदाबाद की आई। अहमदाबाद है, बात किसकी आई? अहमदाबाद की। अहमदाबाद, तो देखिए आप अहमदाबाद के बारे में इतना ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? अहमदाबाद जो शहर है, ठीक है, ये भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर, चेस्टर। ठीक है। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर। लेकिन उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन है? उत्तरी भारत का कौन है? कानपुर है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे, कोयम्बटूर है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और कानपुर कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर, तीनों मैनचेस्टर आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का मैनचेस्टर भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का मैनचेस्टर है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसके कहते हैं? तो आप बताएंगे सर भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा। वैसे मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है? तो आप इतने ध्यान रखेंगे, मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है?
वैसे मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। ये कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में पड़ता है। लेकिन राजस्थान, ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में, लेकिन राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तरी भारत का कानपुर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद को पूर्वी मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी मैनचेस्टर को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो मैनचेस्टर, ये पूर्वी मैनचेस्टर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मैनचेस्टर क्या है, पहले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो समझ पाए होंगे आप मैनचेस्टर के। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। वस्त्र नगरी की बात करें, वस्त्र नगरी की मैं बात करूं तो वस्त्र नगरी मुंबई को कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और भारत कौन से द्वीप पर स्थित है? जम्मू द्वीप पर स्थित है। भारत पूरा संपूर्ण भारत जम्मू द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई को वस्त्र नगरी कहते हैं, फिल्म नगरी कहते हैं। LIC का मुख्यालय स्थित है, RBI का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी? मुंबई है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वो भी कहाँ है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, एलोरा और अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? यही महाराष्ट्र में स्थित है, इस मुंबई से थोड़ा पास में स्थित है। एलोरा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे नदियों के बारे में। और अब हम बात करते हैं आगे वाली नदियों की बात करें। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अरब सागर की ओर जाने वाली 3 नदियां हमने देख ली। लूनी देख ली, साबरमती, पश्चिम बनास देख लिए। अब हम बात करते हैं अरब सागर की ओर जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी माही नदी की बात करते हैं। देखिए आप माही नदी की बात करें, माही नदी, माही नदी की मैं बात करूं, देखिए आप माही नदी का आप एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए माही नदी का, ये देखिए आप, ठीक। देखिए आप इससे क्या समझ रहे हैं, राजस्थान का ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, ठीक है, और राजस्थान के दक्षिण भाग में मैं इसको मान लेता हूँ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले की बात है, ये जिला है बांसवाड़ा। ठीक, और इस जिले को हम मान लेते हैं डूंगरपुर। ये डूंगरपुर है और ये है उदयपुर है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब देखिए नदी कहाँ से निकल रही, कैसे निकल रही, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप ध्यान से, ये देखिए आप, ये देखिए आप। ठीक है, अब जिले मैंने लिख दिए। देखिए ये विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण भाग में विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला पर्वत है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत में अमरोह की पहाड़ी से, अमरोह की पहाड़ी से धार जिला, धार जिला अमरोह की पहाड़ी महंद झील से। ठीक है, महंद झील, धार जिला, अमरोह की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वतमाला। और स्टेट की मैं बात करूँ तो कौन सा? MP। MP में महंद झील, धार जिला और अमरोह की पहाड़ी और विंध्याचल पर्वतमाला से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है माही नदी। ठीक है, और माही नदी यहाँ से निकलने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है ये बात हम करेंगे। और फिर ये प्रतापगढ़ में जाती है। प्रतापगढ़ के बाद में ये डूंगरपुर में आती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई, इन दोनों के मध्य सीमा बनाती हुई कहाँ आती है? अरावली जिले में आती है। और ये लास्ट में कहाँ आती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। बात समझ पा रहे हैं?
समझ पा रहे हैं आप, समझ आएंगे आप, ठीक है। ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, बात समझ पा रहे हैं। खंबात की खाड़ी में कहाँ कहाँ बहती, कहाँ प्रवेश करती है। देखिए राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, तो आप बताएंगे खांडू। और खांडू कहाँ पड़ता है, आप बताएंगे सर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो बांसवाड़ा पड़ता होगा, ठीक है। तो बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद में प्रतापगढ़ में जाती है, ठीक है। अब देखिए प्रताप, इसमें एक नदी मिलती है ईरू, ठीक है, ईरू इसमें एक नदी मिलती है, ईरू एक नदी मिलती है इसमें चाप, एक नदी मिलती है इसमें एरावत। अब कहाँ से मिल रही है ये तो आप खुद ही बताएंगे। ईरू कहाँ से आ रही है, बांसवाड़ा से, चाप बांसवाड़ा से, एरावत कहाँ से आ रही है, प्रतापगढ़ से आ रही है, दिख रहा होगा आपको, इसीलिए मैं बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर ईरू मिलती है, यहाँ पर देखिए एक बांध है और एक बांध यहाँ पर है, ठीक है। ये दो बांध आप ध्यान रखेंगे, मैं दोनों बांधों की बात करूंगा। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ईरू नदी जहाँ पर मिलती है उस वहाँ पर बांध है, उसका नाम है माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। आदिवासियों की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना माही बजाज सागर बांध, ठीक है। यहाँ पर एक बांध, उसका नाम है काकदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध जो माही बजाज सागर बांध का सहायक बांध है। और कागदी पिकअप बांध से दो नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, भीखाबाई सागवाड़ा, आनंदपुरी भूखिया। आनंदपुरी भूखिया से बांसवाड़ा को जल सिंचाई होती है। मैं किसकी बात करूं, कागदी पिकअप की बात करूं। यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, आनंदपुरी भूखिया से बांसवाड़ा में सिंचाई होती है और भीखाबाई सागवाड़ा से डूंगरपुर में सिंचाई होती है, ठीक है। कुछ बातें यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। चाप नदी, ठीक है, चाप नदी कहाँ से निकलती, कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से निकलती है। ईरू नदी कहाँ से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है। एरावत नदी कहाँ से आ रही है, प्रतापगढ़ से आ रही है। सर बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिर ये देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ये नदी क्या करती है, छप्पन के मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। एक मैदान तो बनाती है छप्पन का मैदान, ये देखिए एक मैदान बनाती है। यहाँ पर मैं दो मैदान लिख रहा हूँ क्रम से, जो प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा में है। अब आप ध्यान से देख लीजिए इस चित्र में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में दोनों में है, उसका नाम क्या है, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, ठीक है। छप्पन के मैदान का निर्माण कहाँ करती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में करती है। और कांठल के मैदान का निर्माण कहाँ करती है, कांठल का मैदान ये कहाँ करती है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। और ये प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा दोनों में है, ठीक, ठीक है। इसके बाद में ये नदी क्या करती है, ध्यान से देखिए आप, यहां से एक नदी आती है, और यहां से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है सोम नदी, जो बीछामेड़ी की पहाड़ी से आती है, ऋषभदेव बीछामेड़ी की पहाड़ी से आती है। और ये भंवर माता की पहाड़ी से आती है, इसका नाम है जाखम नदी। जाखम नदी प्रतापगढ़ से आती है और भंवर माता की पहाड़ी से यहाँ पर ये नदी मिलती है डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में कहाँ मिलती है, नवाटापुरा, टापुरा, वेणेश्वर धाम में क्या होता है, त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहाँ हो रहे, डूंगरपुर में क्या हो रहा है, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम हो रहा है, तीन नदियों का। कौन कौन सी, सोम, माही और जाखम नदियों का संगम हो रहा है, ठीक है।
बात समझ पा रहे हैं? ये उदयपुर से आ रही है और ये प्रतापगढ़ से आ रही है। ये कहाँ से आ रही है तो आप बताएंगे सर प्रतापगढ़ से आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? उदयपुर से आ रही है। ठीक है। और त्रिवेणी संगम हो रहा है डूंगरपुर में, नवाटापुरा में। ठीक है, डूंगरपुर के नवाटापुरा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक, नवाटापुरा में, डूंगरपुर, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ हो रहा है? स्थान का नाम ध्यान रखें, वेणेश्वर धाम में। वेणेश्वर धाम, नवाटापुरा। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात और बता दूं आपको। सोम नदी में झाखम नदी मिलती है। देखिए वास्तव में तो यह त्रिवेणी संगम से पहले ही, थोड़ी पहले ही मिल जाती है। सोम नदी और झाखम नदी त्रिवेणी संगम से थोड़ा पहले ही मिल जाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोरावर। ठीक है, भिलोरा, मोरावर भिलोरा के पास में मिल जाती है। लेकिन ये अगर त्रिवेणी संगम की बात करें तो वेणेश्वर धाम में मिलती है। लेकिन उससे पहले इस स्थान की बात करें कि सोम नदी और झाखम नदी का संगम कहाँ होता है, और त्रिवेणी संगम की बात ही नहीं करें, केवल सोम और झाखम की बात करें और वेणेश्वर धाम ऑप्शन में नहीं हो, तब आप बताओगे मोरावर भिलोरा। ठीक है, कहाँ बताओगे? मोरावर भिलोरा में सोम नदी और झाखम नदी दोनों आपस में मिलती है, जो त्रिवेणी संगम के पास में स्थित है, यानी वेणेश्वर के पास में ही है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए होता क्या है। ठीक है, यहाँ एक अरावली, ये अरावली जिले में प्रवेश करती है। अरावली जिले में प्रवेश करती है और अरावली जिले के रामपुरा में इस नदी पर एक बांध है। उस बांध का नाम है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध। तो इस कड़ाना बांध के बारे में क्वेश्चन आता है। माही नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कड़ाना बांध है। माही नदी पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तब आप बताएंगे माही बजाज सागर बांध है। माही नदी पर राजस्थान में सबसे बड़ा माही बजाज सागर बांध है, और माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। ठीक है, लेकिन माही नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कड़ाना बांध है। हालांकि कड़ाना बांध सबसे बड़ा है लेकिन राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये देखिए इन दोनों के बीच में सीमा बनाती हुई आती है। ठीक है, तो पूछे कि माही नदी कौन से जिलों के मध्य सीमा बनाती है, तो आप बताएंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये तो बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है गलियाकोट। बात करेंगे बहुत डिटेल से। गलियाकोट एक स्थान है। इस गलियाकोट में एक सहायक नदी मिलती है। डूंगरपुर से एक सहायक नदी आती है, उसका नाम है मोरेन नदी। मोरेन नदी डूंगरपुर से आती है और गलियाकोट भी डूंगरपुर में पड़ता है, और डूंगरपुर में गलियाकोट में मिल जाती है। ठीक है, और यहीं से मध्य प्रदेश से एक नदी और आती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से एक नदी और आती है, वो भी गलियाकोट में जाकर माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है अन्नास नदी। अन्नास नदी आमेर की पहाड़ी एमपी से आती है। ठीक है, आमेर की पहाड़ी एमपी से आती है और ये मेलेडी खेड़ा में प्रवेश करती है। मेलेडी खेड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में मेलेडी खेड़ा में प्रवेश करती है अन्नास नदी, और ये भी कहाँ जाती है? गलियाकोट में प्रवेश कर जाती है। तो गलियाकोट में दो नदियाँ मिल रही है, एक तो डूंगरपुर से आ रही है वो मोरेन है जो, और एक एमपी से आ रही है वो मेलेडी खेड़ा से बांसवाड़ा में प्रवेश करती हुई गलियाकोट में जाती है। उसका नाम क्या है? अनास नदी है। बात समझ पा रहे हैं? अनास नदी। अनास नदी में एक सहायक नदी मिलती है जो बांसवाड़ा से निकलती है, उसका नाम है हिरण नदी। बांसवाड़ा में एक छोटी नदी मिलती है अनास नदी में, उस नदी का नाम क्या है? हिरण नदी है। तो देखिए ईरू, चाप, एरावत, ये तीन तो किसकी सहायक है? छोटी नदी। ये तो माही की सहायक नदी है। लेकिन हिरण किसकी सहायक है? अनास की। और अनास किसकी सहायक है? माही की। और मोरेन किसकी सहायक है? माही की। ठीक है, और सोम जाखम भी किसकी है? माही की है। इस प्रकार से नदी इधर से आती है, और ठीक है, दक्षिण भाग से प्रवेश करने वाली एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण भाग से प्रवेश करती है, और दक्षिण भाग में इसका क्या होता है? निकास होता है। दक्षिण भाग से प्रवेश और दक्षिण भाग से निकास करने वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? माही नदी है। ठीक है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। बात समझ में? ठीक है, किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो आप बताएंगे सर यू आकृति का निर्माण करती है। लेकिन कर्क रेखा को जब काटती है तो ए प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि यू तो थे ही, उल्टा यू है। ये किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? उल्टा यू करते हैं। उल्टा यू।
उल्टा यू आकर के निर्माण करती है। लेकिन जब कर्क रेखा को काटती है तो उल्टा यू कर्क रेखा बीच में से गुजर रही है, तो कर्क रेखा को काटती है तब क्या करती है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा को जब काटती है तो ए आकृति का निर्माण करती है। माही नदी कर्क रेखा के साथ में ए आकृति का निर्माण करती है, जबकि माही नदी यू, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी माही नदी किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, उल्टे यू का निर्माण करती है। लेकिन कर्क रेखा को काटती है तब किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, ए का काटती है। कर्क रेखा को काटती है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन? माही नदी। तो ये माही नदी का स्ट्रक्चर था आपके सामने कि माही नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, कहाँ जाती है, कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ आती है। माही में पहली सहायक नदी कौन सी है? इरु, दूसरी चाप, तीसरी एरावत, फिर चौथी कौन सी है? झखम, फिर सोम, फिर मोरेन, और इधर से आ रही अनास। अनास में कौन सी मिल रही? हिरण। ठीक है, ये स्थान कौन सा है? वेणेश्वर धाम है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम हो रहा है। यहाँ पर 56 का मैदान जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है, ये स्थान कौन सा है? यहाँ पर कांठे का मैदान है। ठीक है, ये कौन सा स्थान है? गलियाकोट स्थान। 1 2 3 4 तो आपके पास स्थानीय हो गए, बांध हो गए 3। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कड़ाना बांध है। राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध का सहायक बांध कौन सा है? कागदी पिकअप बांध है। कागदी पिकअप बांध से कितनी नहरों का निर्माण किया गया? 2 नहरों का, जो सिंचाई के लिए उपयुक्त है। कौन कौन सी? एक भिखाबाई सागवाड़ा डूंगरपुर के लिए, आनंदपुरी भूखिया बांसवाड़ा के लिए। तो इतनी बात, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया आपके सामने कि माही नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किस और कौन कौन से जिलों के बीच में सीमा बनाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है। बात समझ पा रहे हैं? तिरवा ढाल, राजस्थान में सबसे तिरवा ढाल वाला बेसिन कौन सा है? माही नदी का है। माही नदी के बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? उल्टे यू। कर्क रेखा को काटती तब किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो आप बताएंगे ए प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र ऐसी नदी भी कौन है? माही नदी है। ठीक है, और कर्क रेखा के बाद हम ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा की बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे मक्का रेखा के बारे में भी ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है, ये भी मैं बताऊंगा। बाकी माही नदी की डिटेल हम सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, इसके बांधों की जानकारी करेंगे, तो अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।